पीएचडी जर्नी जैसे आपने एमएससी किया है जब, पीएचडी ये जो स्वीट पॉइज़न करके टर्म दिया गया है कि आपको मिलता है ना फेलोशिप मिलता है। जी, जी, बिल्कुल, हाँ। तो बोलता है कि लोग बेकार हो जाते हैं, प्रोफ़ेसरशिप में बोलते हैं कि अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पाती है स्टूडेंट को। उस ज़माने में ऐसा कुछ था क्या आपके ज़माने में? एग्ज़ैक्टली ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि पीएचडी बहुत कम ही लोग करना चाहते थे, क्योंकि आपने सही कहा कि इसमें जो समय लगता है, क्योंकि नॉर्मली जो है पीएचडी का तो मिनिमम रेज़िडेंसी 24 महीने ही है, 2 साल ही है, लेकिन 2 साल में कोई कंप्लीट नहीं कर पाता है और फेलोशिप भी मिलती है, तो कभी उस लालच में भी कह लीजिए कि लोग जो है जानबूझ के थोड़ा फिज़िक्स लेंदी कर देते हैं। लेकिन नॉर्मल कोर्स में 4 से 5 साल तो लग ही जाता है पीएचडी करने में, है ना? उसके बाद ये ज़रूर है आपका कि पीएचडी कितने साल में हुआ? ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है अरुण जी कि मेरा पीएचडी रिकॉर्डेड है। मैं यूपी का सबसे फास्टेस्ट पीएचडी होल्डर हूँ। Was it? मैंने केवल 26 महीने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है, यानी 2 साल 2 महीने में। ओह माय गॉड! तो यानी कि एक तरह से कहते हैं जो हमारा मिनिमम रेजिडेंसी पीरियड है, यूजीसी का जो नॉर्म है 24 महीने में कंप्लीट करने का, तकरीबन उतना ही हमने समय लिया है। उससे 2 महीने एक्स्ट्रा लिया है और मैंने पीएचडी सबमिट कर लिया और उसमें मेरी कई सारी उपलब्धियाँ भी रही हैं। सर बताना। केवल मैं सामान्यतः पीएचडी नहीं किया, हाँ सर। मेरी पीएचडी काफ़ी अच्छी अचीवमेंट के साथ रही है। उस दौरान मैंने 13 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए। वॉव! और साथ ही मुझे युवा वैज्ञानिक का पुरस्कार भी मिला एकॉस्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका से वॉव सर। 2004 में। अब वो संभवतः मुझे लगता है कि काफ़ी सालों बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी को अवार्ड मिला था, तो हमारे गाइड प्रोफेसर राजाराम यादव जी, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं और वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति भी रह चुके हैं। सही है सर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सही है। मैंने उनके कुशल मार्गदर्शन में काम किया है। सो बहुत ही एक व्यवहारिक और सुलझे इंसान है और एक मित्र की तरह बिहेव करते हैं, और चूंकि वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट थे और जिस छात्रावास में रह मैंने पढ़ाई की है उसी छात्रावास में भी रहे, तो मेरा एक उनसे एक अच्छा रिश्ता था, एक भाई का भी रिश्ता था, बड़े भाई की तरफ। तो उन्होंने बहुत कुशल मार्गदर्शन मुझे दिया, तो काफ़ी अच्छा माइलस्टोन रहा मेरा। तो और बल्कि जो मेरे गाइड थे, एक्सटर्नल गाइड, ये प्रोफेसर बलदेव राज, जो कि मैंने बताया कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम के डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरी थीसिस को इवैल्यूएट किया था। सही। उन्होंने बहुत अच्छा रिमार्क भी दिया कि आलोक जी, आपने तो लगता नहीं कि आपने पीएचडी को ज़्यादा काम कर लिया है, क्योंकि नॉर्मली 5 से 6 चैप्टर में पीएचडी अवार्ड हो जाता है और मैंने उस समय 13 चैप्टर कंप्लीट किए थे। और मैंने फिजिक्स, जो मेरा क्षेत्र था वो अल्ट्रासोनिक्स में था, नैनो मटेरियल्स के ऊपर मैंने काम किया था। अल्ट्रासोनिक। हाँ, मैंने अल्ट्रासोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स पे स्टडी किया था। ओके। जी, जैसे कि मैं टेक्निकली बात करूँ तो सिंगल क्यूबिक पे काम किया और उसके बाद बीसीसी पे भी काम किया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि एफसीसी मेटल पे, हेक्सागोनल पैक पे भी काम किया, ओके। सॉलिड टू सॉलिड मैंने लिक्विड पे भी काम किया। और लिक्विड पे काम करने के लिए मुझे एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया आईआईटी खड़गपुर का। आईआईटी खड़गपुर में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर एस राम साहब। वहाँ से। वो मुझे बहुत मानते थे और वहाँ पे एक सेंटर फॉर थ्योरेटिकल स्टडीज़ करके एक फेलोशिप हुआ करता था। उसके माध्यम से मैं वहाँ जाता था। साल में 2-3 महीने वहाँ रहता था या 1 महीने जैसा भी समय मिला, और वहाँ मैं एक्सपेरिमेंट करता था, वहाँ पे मटेरियल प्रिपेयर करता था। प्रोफेसर एस राम कुशल मार्गदर्शन में उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, अपना बहुत आशीर्वाद दिया और इस वजह से भी कह लीजिए कि मेरी पीएचडी में काफ़ी क्वालिटी आई। और मेरी जो पीएचडी थी सिर्फ 26 महीने जो कंप्लीट हुई, उसके पीछे इन दोनों मेरे गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत सर। प्रोफेसर राजाराम यादव और प्रोफेसर एस राम, इन दोनों का। तो मेरी पीएचडी इस तरह से कोलैबोरेशन में था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के कोलैबोरेशन में रहा है। अच्छा, अच्छा जी। और साथ में मैं जिस फील्ड में काम किया है, एकॉस्टिक्स में काम किया है, तो एक बार 2004 में हम पेपर प्रेजेंट करने गए थे मैसूर में, अच्छा। और इंडिपेंडेंट अकेले और मेरे एक जो है सहयोगी मेरे साथी एक मित्र गए थे, ठीक है। मुझसे वरिष्ठ थे यस सर। पीएचडी में, तो हम दोनों साथ गए थे। और जब ये अवार्ड मिला तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये अवार्ड मुझे मिला। इनफैक्ट जब अवार्ड का जब चयन हुआ तो बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई। जो ऑर्गेनाइजर थे, ठीक है सर। उन्होंने ऐसे ही, हम लोग टहल रहे थे, मेरी आदत थी कि जहाँ भी मैं पेपर प्रेजेंट किया, अपना पेपर प्रेजेंट किया, फिर मैं शहर को घूमने के लिए निकल जाता। वाह सर। अब मैसूर इतनी सुंदर शहर, हाँ, मैं गया। वहाँ और टीपू सुल्तान का नाम सुना था कि वहाँ पे उनकी तलवार है, वहाँ का वो मेला बहुत फेमस है दशहरे का, तो मैं सोचा कि चलो घूमा जाए, देखा जाए। तो हम लोग बस यूँ ही जा ही रहे थे, तब तक ऑर्गेनाइजर्स में कुछ सीनियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें रोक दिया कि आर यू मिस्टर गुप्ता? हम कहे यस आई एम मिस्टर गुप्ता। सो वेयर आर यू गोइंग? तो मैंने सोचा यार कौन आदमी हमें क्यों पूछ रहा है, हाँ, हाँ। तो हमने भी झूठ बोल दिया कि वी आर गोइंग हियर एंड देयर सर। नो 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 यू कांट गो। उनके फिर हमने मित्र से बोला यार कौन आदमी जो हमें रोक रहा है कि क्यों जाना है? सही है। नहीं नहीं, यू हैव टू अपीयर इन द ऑडिटोरियम लेटेस्ट बाई 5 PM। ओके। तो हमने कहा, तो मेरे मित्र कहा चलो यार रुक ही जाते हैं, क्या पता कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए या हमारे गाइड से कंप्लेन ना कर दें कि आप कोई स्टूडेंट आए थे और मस्ती कर रहे थे। तो हाँ। हम लोग रुक गए। खैर फिर जब 5 बजे ऑडिटोरियम में गए, अनाउंस हुआ और नाम लिया गया कि अब ये पेपर का चयन हुआ इन 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 जो है पुरस्कार के लिए। अवार्ड्स। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड
कि हम लोग कहाँ एकदम बिल्कुल इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक छोटी सी जगह से आए हैं और इतना बड़ा शहर मैसूर में बड़े बड़े साइंटिस्टों के बीच में बैठे हैं अच्छा। और इंडिपेंडेंट आए हैं। मेरे गाइड भी हमारे साथ नहीं गए थे, केवल मैं थे और मेरे एक सहयोगी डॉक्टर ददन पांडे, जो आजकल कानपुर विश्वविद्यालय के अधीन एक पीपीएन डिग्री कॉलेज है, उसी में प्रोफेसर हैं। तो हम दोनों साथ में गए थे और फिर जब उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया कि एकॉस्टिक्स के क्षेत्र में 2004 का जो अवार्ड है वो डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता को जाता है। मतलब इट वाज रियली अमेजिंग। मेरे लिए वो दिन बहुत शानदार था, 4 नवंबर 2004 को। ओह! डेट भी याद है बहुत। बिल्कुल डेट याद है मुझे और बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ अपने महादेव का, चूँकि मैं महादेव का भक्त हूँ। अब तो मैं उनका बिल्कुल गॉड को मैं बहुत मानता हूँ कि ऐसा दिन मिला। और उसके बाद जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, उसके बाद जब मैंने अवार्ड के बारे में बताया तो मेरे गुरुजी को भी बड़ा ही सरप्राइज लगा कि मैं गया भी नहीं, क्योंकि होता क्या जनरली सुना भी होगा आपने कि अवार्ड में लॉबिंग होती है। हाँ, नॉर्मली इंडिपेंडेंट जल्दी मिल नहीं पाता। यू आर राइट, लॉबी तो बिना किसी अप्रोच के मेरा नाम का चयन हुआ और उसके बाद मीडिया ने भी काफ़ी कवरेज किया था। अच्छा। उसमें सहारा न्यूज़ चैनल हुआ करता था, इंडिया टुडे, इन लोगों ने काफ़ी कवरेज भी दिया। और फिर ये न्यूज़ हमारे गाइड ने, उस समय के कुलपति प्रोफेसर एचआर सिंह हुआ करते थे हमारे यहाँ, जूलॉजी के प्रोफेसर थे, तो उनको बताया, वो भी बहुत खुश हुए और उन्होंने खुश होकर इतना अच्छा, मतलब मुझे ब्लेसिंग के साथ साथ उस समय मुझे 5,000 रुपये का एक, मतलब इम्प्रेस्ड मनी के तौर पे कह सकते हैं कि विवेकाधिकार को उन्होंने अपने विवेक से इस्तेमाल करते हुए एक 5,000 रुपये का ऐसे ही मुझे इनाम दे दिया, क्योंकि विश्वविद्यालय में काफ़ी सालों बाद किसी को ये अवार्ड मिला था। अच्छा। काफ़ी क्या, बहुत काफ़ी सालों बाद मिला था। तो सब लोग बहुत खुश थे मेरे काम से और इतने युवा अवस्था में मुझे मिल गया। उसमें मेरी अवस्था भी बहुत कम थी। क्या एज था सर आपका? पी मैं जब पीएचडी कंप्लीट कर लिया तो उसमें मात्र मेरी अवस्था 24 साल थी। 24 ईयर। ओनली 24 ईयर। जब लोग पीएचडी शुरू करना सोचते हैं तब तक मेरी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी थी। वही कहने वाला था कि जी। लोग 30 में कर पा रहे हैं हाँ। पीएचडी। मेरे साथ बहुत सारे थे, खुद ही मेरे सीनियर्स थे, जो जब मैं एमएससी कर रहा था वो पीएचडी शुरू कर चुके थे। मैंने पीएचडी खत्म कर दिया, उनकी पीएचडी भी चल रही थी। तो मेरे गाइड को कभी लोग कंप्लेन भी करते थे कि अरे सर आपने जिसको लिया है, क्योंकि मैं बताया ना मैं शुरू से बहुत मेंटेन रहता था, वो कहते हैं कि यार वो लगता ही नहीं पीएचडी वाला है। तो मेरे गाइड ने पूछा कि यार ऐसे ऐसे लोग कहते हैं। उन्होंने कहा सर क्या चाहते हैं आप? मैं पुराने ज़माने की तरह एक साइकिल ले आऊँ टूटी सी, उसको चेन 3 बार उतरे, हाँ 3 बार चेन चढ़े, फिर थोड़ा सा ऑयल गिरे, लुक वाइज बोरिंग सा लुक दूँ तो पीएचडी का। तो ऐसा नहीं है। पीएचडी आप जो है मन से करते हैं, दिलो दिमाग से करते हैं। उसमें एज का या अपीयरेंस का कुछ फैक्टर नहीं होता है। आप देखिए जितने भी सीनियर वैज्ञानिक हुए हैं या जो नोबेल अवार्डी हुए हैं, वो अपने कम अवस्था में ही किए हैं, क्योंकि देखिए जो खोज करना है, जो रिसर्च करना है, वो उसके लिए दिमाग की जरूरत है। वो आप कम अवस्था, उसमें एज का कोई रिलेशन नहीं है। मैं आपके यहाँ पे जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम सर की फोटो, जी, वे मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी। क्वालिटीज बताइए। हाँ, एक तो इनकी जो अग्नि की उड़ान जो अगर आपने पढ़ी होगी पुस्तक, तो बहुत ही प्रेरणादायी है। और उनका सबसे बढ़िया है, मुझे ये लगता था, कभी भी इन्होंने साइंस के ऊपर किसी को नहीं समझा। इन्होंने हमेशा साइंटिफिक टेम्पर की बात की। साइंटिफिक हाँ, मतलब अंधविश्वास से बाउंड नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात किया गया। हाँ, बहुत बात किया। और उन्होंने कहा, इन्होंने एक अच्छी बात कही युवा के लिए खास तौर से कहा कि अपना जो है तुम सब कुछ लगा दो दांव पे और सपने इतने देखो, जितनी उड़ान उड़ सकते हो उड़ लो, उसके नीचे उड़ो तो मिल ही जाएगा। यानी वो कहते हैं कि सपने ऐसे देखो जो आपको चैन से सोने ना दे। बहुत है, हाँ। यानी आपको जो कोई ड्रीम आपने बन लिया साइंटिस्ट बनने का, या आप पॉडकास्टर बनने का, जर्नलिस्ट बनने का, लॉयर बनने का, डॉक्टर बनने का, वो जब तक गोल अचीव नहीं हो जाए तब तक एकदम बिल्कुल बेचैन रहो। रिलेंटलेसली। हाँ, इन्होंने बहुत इस तरह से प्रेरणा दी। और मैं तो और भी लकी हूँ कलाम साहब का कि सर आपसे। मैं इनसे पर्सनली मिला हूँ। वाह। हाँ, जब मैं पीएचडी जब मैं कानपुर विश्वविद्यालय के बाद जब मेरा अगला चयन, जहाँ हम बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में जब मेरा हुआ, 7 जनवरी 2011 को मैंने ये संस्थान ज्वाइन किया। तो मैं एज ए एकेडमिक ऑफिसर, यानी जस्ट लाइक फैकल्टी मैंने ज्वाइन किया था। तो यहाँ में जो मुझे दायित्व तो मिला था वो करिकुलम बनाना, फिजिक्स में क्या होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होना चाहिए। वो मतलब ये एक करिकुलम ग्रेजुएशन वालों भी नहीं, ये चूँकि स्कूलिंग संस्था है तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के जो, तो हमने सीनियर सेकेंडरी स्तर पे, यानी कि 12th के स्तर पे समझिए। विज्ञान, भौतिक विज्ञान का यहाँ पे रचना किया। तमाम एक्सपर्ट के माध्यम से लेसन राइटिंग खुद भी किया, एडिट किया। और 10th की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी सेकेंडरी लेवल पे। तो बड़ा सौभाग्य है कि मुझे माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यहाँ पे एपीजे कलाम, नहीं यहाँ नहीं, उनके हाथों मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक का विमोचन भी हुआ। अच्छा। जी, ये 2012 की घटना, 2000 संभवतः 2012 या हाँ 12 की शायद है। वो उस समय शायद राष्ट्रपति बन गए थे, मुझे तो हाँ राष्ट्रपति थे उस समय शायद। हाँ, राष्ट्रपति बन चुके थे। और आपके दिल्ली में मावलांकर हाल है,
मौलौकर हाल में ये थे और साथ में सदर आजम डॉक्टर कर्ण सिंह थे। उस समय हमारे तत्कालीन एचआरडी मिस्टर डॉक्टर पल्लम राजू थे। तो ये सब के एक साथ हमारे चेयरमैन उसमें प्रोफेसर एस एस जैना हुआ करते थे। तो उन सब के साथ मंच पे पूरा अच्छे से इन्होंने हमारी किताब का विमोचन किया था और उन्होंने मुझे काफ़ी बधाई भी दिया था कि आपने अच्छी किताब लिखी है। तो मैं बहुत ही का नाम क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी हिंदी में और उसी को इंग्लिश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 10वीं के स्तर का है। यानी कि हमारी भाषा में अगर बात करें एनआईएस की भाषा में तो इसको सेकेंडरी स्तर बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी का। और भौतिक विज्ञान भी हमने बनाया है, फिजिक्स बनाया है सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। वाह सर, बढ़िया सर, बहुत। तो कलाम साहब मेरे हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे हैं और चूंकि वो साइंस फिक्शन बुक पढ़े हो? कलाम सर की बुक पढ़े हो? हाँ मैंने पढ़ा हुआ है। कौन सी बुक पढ़ी हो आप? एक तो अग्नि की उड़ानी हमने पढ़ी है और आई एम कलाम करके जो है वो भी मैंने पढ़ी है। बढ़िया। हमने कहा ये वो अच्छी है और मैं युवा पीढ़ी को भी प्रोत्साहित करता हूँ कि उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए कलाम सर। हाँ, क्योंकि ये मिथ से परे थे। एक बार की घटना है कि इन्होंने जब ये राष्ट्रपति बने उसी समय प्रधानमंत्री अटल जी हुआ करते थे। सही बात। हाँ, तो अटल जी से पूछा गया कि भाई आपकी कोई शुभ तिथि बताइए कि इस दिन आप जो है शपथ ग्रहण लेना चाहते हैं। तो उन्होंने अपना जो भी होगा बता दिया होगा। इनसे जब पूछा गया कि आपका शुभ तिथि क्या है, सही। बोला यार साइंटिस्ट के लिए शुभ तिथि क्या है? सोमवार से लेके रविवार तक सुबह 1 बजे से लेके अगले 1 बजे तक सारे दिन शुभ होते हैं, सारे सितारे शुभ हैं, उसमें अशुभ क्या होता है? प्रकृति क्या कभी कुछ अपने समय को खराब बनाएगा? भाई ऐसा तो नहीं कि आज प्रकृति बोलेगा कि सोमवार का 5 बजे का दिन खराब है मत लो। तो मतलब पूरे साइंस पे आधारित था इनका जीवन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। तो ये मान के चलते थे कि हर समय हमारे लिए उचित है। इनकी वजह से परमाणु परीक्षण संपन्न हुआ। अगर उसमें हम मुहूर्त देखते ये देखते तो नहीं बन पाता। तो आपका जो सोच जो होना चाहिए वो अपना सनातन के साथ होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई एक्स्ट्रा मिथ नहीं होना चाहिए, मिथ अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। सोचना होना चाहिए। तो इसलिए मैं भी एज ए फिजिसिस्ट इसी बात का समर्थक हूँ। हाँ सर। कि जो भी हम काम करें उसमें साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं जैसे आप इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो, मुझे लगा आप टॉपर ही रहे हो थ्रू आउट। हाँ ऑलमोस्ट हाँ टॉपर ही रहे, राइट जी। तो सर मैं थोड़ा आपके स्टडी सीक्रेट्स जानना चाहूँगा सर। क्या आपके टिप्स थे, मतलब कैसे टॉप करते थे आप? हाँ तो मतलब क्या तरीका था आपका पढ़ने का, रिवीजन करने का? मतलब ऐसा होता है ना कि बोलता है लोग कि अगर आप एक चीज़ को पढ़े हो आज तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा विद इन 1 और 2 डेज और 15 डेज, ऐसा आप कुछ फॉलो करते थे? देखिए मैंने जो पढ़ाई किया है वो काफ़ी नितांत में एकांत में किया है। एकांत में? हाँ बिल्कुल एकांत में, क्योंकि जब आप ट्यूशन लेते थे कि आप नहीं ट्यूशन ट्यूशन में सख्त विरोधी था। ट्यूशन में कभी नहीं लिया। मैं ट्यूशन सिर्फ इसी के साथ ही भरोसा रखता था। मैं ट्यूशन तो मैं सोचता था कि ये पैरालाइज कर देगा मेरे को। एक्स्ट्रा सपोर्ट को मैं कभी नहीं मानता था, क्योंकि किताबें और सेल्फ स्टडी पर्याप्त है किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। उससे मुझे लगता है उससे अधिक ज़रूरत है। हाँ यदि कोई बच्चा कमज़ोर है और उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो वहाँ तो ट्यूशन थोड़ा बहुत ज़रूरत है। लेकिन आप अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं और खुद ही कॉम्पिटेंट है पढ़ने के लिए, तो मुझे लगता है किताबें से बेहतर कोई मित्र है। किताब आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ सिखाती है और बाकी तो क्लास टीचर ही हैं आपके, वो आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर करेंगे ही करेंगे। क्लास में? आप जैसा कि आप पूछे थे कि मेरा सीक्रेट क्या है, तो मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो उस समय क्रिकेट का जुनून हुआ करता था। क्या है सर? क्रिकेट का जुनून हुआ करता था। Yes. बिल्कुल वर्ल्ड कप था या उसके बाद की भी बात करें You're right. तो सब हम लोग भी वैसे थे, हम भी जुनूनी हुआ करते थे, हम कोई अलग नहीं थे। लेकिन ये जरूर है कि जब सारी दुनिया सोती थी तो मैं जागता था। यानी कि दिन भर में मस्ती करता था, खूब दिन भर उनके साथ मस्ती करता था। कॉमनवेल्थ बच के टीवी देखना, जाके क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, ये सारी एक्टिविटी में हरकतें करता था। बैठ के बाहर थोड़ा सा गॉसिप करना, चाय पीना, सब किया हूँ। लेकिन जब 10 बजे 11 बजे जब सारा हॉस्टल सो जाता था तब मैं अपना एक छोटा सा लैंप जो है, उस समय तो लैंप चलता था ना, टेबल लैंप, इसको ऑन करता था। सिर्फ उतनी ही लाइट में लेता था जितनी मुझे पढ़ने की आवश्यकता, और उसमें मैं एकांत होके बिल्कुल एकदम थॉर स्टडी करता था। क्योंकि मुझे लगता है कि 4 घंटे? हाँ 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी जैसा सब्जेक्ट है, अगर बहुत लंबा है तो 2-3 घंटे पढ़ा लिया, तो भाई 3-4 घंटे 1 घंटे भी पर्याप्त है। पर डिपेंड करता है कितना सिलेबस पढ़ना है, क्या कवर करना है। तो इस तरह से मैं पढ़ता था। और उसका बल्कि कभी कभी एक बहुत अच्छा वाक्य मैं बताऊँ आपको कि एमएससी में जब मैं था तो कुछ लोग कहते थे यार ये दिन भर तो खेलता रहता है, जब देखो क्रिकेट खेलता है, कभी वहाँ मस्ती मारता है मारता है। तो बोले कि यार ये मुझे नहीं लगता है ये कि निकल पाएगा, ये तो लूज करेगा, एमएससी लूज करेगा। और मेरे बैच में एक मेरा फ्रेंड था तो वो बहुत पढ़ता था, वो अक्सर लाइब्रेरी में पाया जाता था। अच्छा। तो उसका बात हुआ कि ये तो टॉप कर जाएगा, ये टॉप कर जाएगा। अच्छा देखिए जब एग्ज़ाम हुआ तो मैं अपने बैच में इलेक्ट्रॉनिक्स, चूँकि मेरे सभी का मैं थर्ड टॉपर बना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में फर्स्ट ओवरऑल थर्ड टॉपर बना। अच्छा। 4 ब्रांच हुआ करते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर 1 पे था, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एक्सरे एंड देन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके। तो जो बच्चा जो टॉप करने के लोग उम्मीद लगाए थे उस ना फर्स्ट मिला ब्रांच, ना सेकंड थर्ड ब्रांच मिला, और मुझे फर्स्ट ब्रांच मिला। तो लोगों ने जाना था ये कैसे,
तो उनको ये नहीं पता था कि जब मैं दिन भर तो मस्ती ज़रूर करता था, लेकिन रात में एकाग्रचित्त होकर बिल्कुल एकदम आराम से पढ़ाई करता था। और ये इस तरह से मैं अपनी लाइफ में हमेशा बाकी लोगों को भी ये सलाह दूँगा कि जितना भी पढ़ाई करें बहुत थॉरली करें, एकदम मन लगा के करें। देखिए पढ़ाई ये नहीं कि आप 8-10 घंटे कर रहे हैं लगातार बैठ के, अगर आपका मन है तो करिए, अदरवाइज़ मस्ती ही कर लीजिए। तो क्वालिटी ऑफ मतलब क्वालिटी ऑफ स्टडी सर कितने लॉन्ग आवर तक पढ़ना चाहिए? 2 आवर, 3 आवर? अब ब्रेक लेते हैं? वो डिपेंड करता है कि किस आप लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे आप स्कूलिंग लेवल पे हैं तो स्कूलिंग मुझे लगता है 3-4 घंटे इनफ है, इससे ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। यस, यू आर राइट। ग्रेजुएशन पे हैं तो भी 3-4 घंटे इनफ है। हाँ, कोई अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस वगैरह किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उसके मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप और उसके बाद कितना टाइम स्पेंड बचा हुआ है एग्जामिनेशन से। उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करके 5 घंटे, 6 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कहीं कोई रिमार्क नहीं है कि अगर आपने 10 घंटे के लिए 12 घंटे कर लिया तो वो सफलता का मापन होगा, ऐसा नहीं है। 2-4 घंटे पढ़ाई करके भी आप सफल हो सकते हैं। और वो इसलिए सफल हो सकते हैं कि 2-4 घंटे जो आपने पढ़ा, वो बिल्कुल सॉलिड पढ़ा, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। तो आप जब भी, मैं कहूँगा अपने दर्शकों से भी कहूँगा यस। कि आप जब भी पढ़ाई करें बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर करें। खास तौर से अगर विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें रादर देन मगअप। होता है कभी-कभी लोग रट लेते हैं। होता है क्या है कि जब एग्जाम आता है ना तो 15 दिन पहले लोग रटना शुरू कर देते हैं। यू आर राइट। चाहे जैसे भी रट लो और जाके मगअप कर दो उठा के। तो वो तो आपका लॉन्ग सर्वाइवल नहीं है। उस समय तो हो सकता है नंबर भी दिला दे। लेकिन जैसे ही आप वो एग्जाम क्वालीफाई कर देंगे वो भूल जाएँगे, बस आउट हो जाएगा। तो आप यदि सर्वाइवल करना है लॉन्ग टर्म तक, अब जैसे हमें फिजिक्स में आज भी सारे फंडामेंटल रूल्स आते हैं, कि मुझे पता है कि हमने उसको पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज़ क्लियर किया है। और ये कैसे क्लियर हो? केवल थ्योरी के साथ नहीं, इसको प्रैक्टिकल के साथ क्लियर करना पड़ेगा। आप अगर प्रैक्टिकल मन से किए हैं, अच्छे से किए हैं, तो आपको पूरा का पूरा साइंस जो भी सब्जेक्ट रहा है, अच्छे से क्लियर होगा। तो जो भी पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और किसी तरह का कोई उस समय डिस्टर्बेंस ना हो। प्रयास करिए घर में बैठें तो एक अपना कोना निर्धारित कर लें, अपना एक स्टडी टेबल निर्धारित कर लें और वहाँ पढ़ाई करिए। तो सर रिवीजन कर कैसे करते थे आप? रिवीजन का क्या शेड्यूल रहता था? हाँ, चूँकि देखिए अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं ना, अगर कंटीन्यूअस पढ़ाई करते हैं, तो मुझे लगता है रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली सपोज़ 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर डेली नहीं तो हफ्ते में 4 दिन भी कर रहे हैं, तो जैसे ही जब एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम शेड्यूल सबको पता चल जाता है महीने दिन पहले ही, तो आप उस हिसाब से सब्जेक्ट की ग्रेविटी के ऊपर देखिए, उसका कंटेंट कितना है, कितनी उसका जो है लोड है, करिकुलम लोड है, उस हिसाब से आप जो उसको 5 दिन, 10 दिन पहले अच्छे से रिवाइज़ करके और उसको जब भी रिवाइज़ करिए केवल दिमाग में नहीं रखना है, उसको लिख के याद करना है। क्योंकि जब लिखते हैं ना, वो चीज़ें अच्छे से याद होती हैं। बेनिफिट। रटा हुआ चीज़ भूल सकता है, लेकिन जो चीज़ आपने लिख दिया, क्योंकि इमेज जो होती है, ये साइकोलॉजी है। ये जो इमेज बनती है आँखों में, वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। यू आर राइट। कान से सुना हुआ बात भूल सकता है, लेकिन आपने लिख दिया एक बार, तो वो लंबा याद रहेगा। तो इसलिए मैं सबको सलाह दूँगा कि जब भी आप कुछ पढ़ें, तो उसको लिखें ज़रूर। अगर आप उसको लिख के नोटबुक तैयार करेंगे, साथ में एक कॉलम छोड़ दीजिए, अगर कोई डाउट है तो वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, कोई अच्छी चीज़ है तो उसको हाइलाइट कर दीजिए, किसी को एक्स्ट्रा रीडिंग की ज़रूरत है, उसको हाइलाइट कर दीजिए। किसी अपने पीयर ग्रुप से डिस्कशन करना है, अपने दोस्तों से बात करनी है कि यार इसको और अच्छे से समझा जाए या टीचर से बात समझा जाए, तो वो सब रिमार्क लगा देना चाहिए। इस तरह से आपके प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। तो आलोक सर, जैसे आप इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तो सर आप यूपीएससी उस टाइम आपके दिमाग में नहीं आया? आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे, तो यूपीएससी के बारे में सोचा था आपने कभी? बहुत ही रिलेवेंट और अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि जिस छात्रावास में रहा हूँ, हाँ। वहाँ तो लगभग सारे जितने भी छात्र थे वो सिविलियन ही हुआ करते थे उस समय। और इलाहाबाद फेमस ही था सिविलियंस के लिए। लेकिन मेरा उन दिनों कह लीजिए या जो भी मेरा मोटिव था, या तो साइंटिस्ट बनने का था या फैकल्टी बनने का था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने यूपीएससी की तैयारी तो छोड़ी, मैंने यूपीएससी का फॉर्म आज तक छुआ तक नहीं है। वाह सर, वाह। तो मेरा जो मोटिवेशन था शुरू से ही साइंटिस्ट बनने का और फैकल्टी बनने का था, और मैं वो दोनों ड्रीम पूरा भी किया है। उसके बाद जब मैंने 2011 में यहाँ ज्वाइन किया, तो भी यहाँ मैंने फैकल्टी के रूप में ही ज्वाइन किया। मैं यहाँ एकेडमिक ऑफिसर फिजिक्स ही ज्वाइन किया था। तो मैंने यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी फिजिक्स और साइंस रिवर, जैसा कि मैंने बताया, स्कूल में डेवलप किया। और बेसिक लेवल पे यानी ओबी जिसको हम लोग बोलते हैं, ओपन बेसिक एजुकेशन, उस लेवल पे मैंने मैथमेटिक्स का भी निर्माण कराया है। अच्छा सर। तो ये सब कराया। और उसके बाद जैसा कि गवर्नमेंट सिस्टम में होता है कि हमने अपना एक सर्विस टेन्योर पूरा किया, प्रमोशन होता है। तो मैं करीब जैसे एकेडमिक अफसर के बाद अगला प्रमोशन सहायक निदेशक, असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक बना। उसी दौरान मैं क्षेत्रीय निदेशक का प्रभार मुझे मिल गया, चार्ज मिल गया इलाहाबाद में। इलाहाबाद का प्रभार जो है पूरा यूपी का हुआ करता है। तो पूरे यूपी का मुझे स्टेट का जो एक तरह से कह लीजिए डायरेक्टर बनाया गया, उसका नाम रीजनल डायरेक्टर होता है। तो मैंने यूपी को देखा, वहाँ पे जितने भी वंचित वर्ग के छात्र हैं या जो मेन स्ट्रीम से हट गए हैं या ड्रॉप आउट है, फेलियर है, किसी भी रीजन से, उन सबका स्वागत एनालाइज करता है। तो ऐसे विद्यार्थियों की देखभाल करना, एक
मतलब एडमिशन से लेके सर्टिफिकेट सारी प्रक्रियाएँ उसको मॉनिटरिंग करना अच्छे से, ये एक अच्छा मतलब क्षेत्र निरीक्षक का दायित्व होता है। उनके जितने ग्रीवांस हैं, उनकी कोई क्वेरी है उसको सॉल्व करना। और उसके बाद मेरा फिर ट्रांसफ़र होता है और मैं चला जाता हूँ सुदूर दक्षिण में केरल। तो केरल में मैं क्षेत्र निरीक्षक के तौर पे काम किया, साथ ही में वहीं पे लक्षद्वीप है, उसका भी चार्ज साथ में रहा। अच्छा सर। वहाँ तकरीबन साढ़े 3 साल रहा और वहाँ मैंने केरल के कल्चर को खूब एन्जॉय किया। केरल, यू लव दैट? बहुत मैं लव करता हूँ, उसको बोलते हैं गॉड्स ओन कंट्री और रियली बहुत अच्छा है, सिविलाइज़ स्टेट है और काफ़ी साफ-सुथरा शहर है और लोग काफ़ी वहाँ पढ़े लिखे हैं, 100% लिटरेसी स्टेट है, हम सब जानते हैं। तो वहाँ मैंने बहुत एन्जॉय किया, वहाँ के फूड को, वहाँ के कल्चर को मैंने खूब एन्जॉय किया। वहाँ से ओणम फेस्टिवल अभी जल्दी बीता है, उसको हम खूब आराम से, मैं मुंडू पहनता था, ज़ुरु पहनता था, शर्ट पहनता था, मेरा पूरा फैमिली पहनता था, तो खूब एन्जॉय करते तो सर आप आपकी जो फैमिली साथ में ले जाते थे या केरला? हाँ, मैं जहाँ भी जाता था अपनी फैमिली साथ में ले जाता था। उससे कई सारे फ़ायदे थे। एक तो फैमिली का जो मिसिंग फैक्टर है, वो मेरे साथ कभी नहीं रहा। मेरा और चूँकि मैंने बताया कि मेरी वाइफ़ भी हाइली क्वालिफ़ाइड है, पीएचडी बायोकेमिस्ट्री से हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो मेरे साथ जाती थी और जो वहाँ पे उनको कोई न कोई अपॉर्च्युनिटी मिल ही जाती थी। जैसे मैं इलाहाबाद में था, तो उनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से एफ़िलिएटेड सीएमपी डिग्री कॉलेज है, वहाँ फैकल्टी उन्होंने काम किया। जब मैं केरल गया, तो वहाँ उन्होंने सेंट्रल स्कूल में पढ़ाया। मेरा बेटा भी वहीं पढ़ाई किया। फिर मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र होकर मैं क्षेत्र निरीक्षक बन गया हैदराबाद में, तेलंगाना स्टेट का। साथ ही मुझे एडिशनल चार्ज मिल गया आंध्रा का, यानी विशाखापट्टनम का, दोनों रीजन मैंने देखा। ऑल इन हम लोगों ने वहाँ भी अपना एन्जॉय किया, वहाँ के फूड को। मेरा बेटा वहाँ की बिरयानी बहुत पसंद करते हैं, हैदराबादी बिरयानी बस है। तो बहुत मज़ा आया। क्या नाम है आपके बेटे का सर? अबीर अभी ना अबीर जो तिलक लगाते हैं, अबीर। होली पे जो हम लोग खेलते हैं अबीर गुलाल, वो बहुत प्यारा बच्चा है। आपको लव है लग रहा है वाराणसी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नाइस। तो अभी वो इस समय 8वीं स्टैंडर्ड में है और 13 साल के हैं। एमिटी इंटर स्कूल सेक्टर 44 नोएडा में, उसी में पढ़ते हैं और उसी में उनकी मदर पढ़ाती भी हैं। तो सर उसका क्या ड्रीम है? आपने पूछा उससे कभी? उसका ड्रीम तो बहुत शानदार है। कौन सा है? वो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहता है। वाह बढ़िया है सर। हालाँकि मैंने उसको ज़रूर चैनलाइज़ किया कि देखो प्रधानमंत्री बनो, अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने कहीं छोड़ दिया या कह लो जो मेरी ड्रीम नहीं थी, अगर पूरा कर सको, तो वो अगर तुम्हारी ड्रीम बन जाए, तो यूपीएससी ज़रूर देना। क्योंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा, यूपीएससी से भरा पड़ा है और मेरे फ्रेंड सर्किल में भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में बहुत सारे अधिकारी हैं। जानते हो? तो बहुत जानते हैं, हमारे मित्र हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, मेरे जूनियर हैं, मेरे सीनियर हैं, तो पूरा उनका साथ मेरा कंपेनियन है।